स्वागत है आप सभी का पीएस जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 6 तक के प्रावधानों को पढ़ेंगे। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, लास्ट क्लास में हमने जो है सेक्शन 5 तक हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा था कि जो भी विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों के प्रसंग हेतुक परिणाम है, उनको ही रिलीवेंसी को हमने सेक्शन 5 में देखा था। और सेक्शन 6 जो है, जो सेक्शन 5 था, उसी के आगे जो है विस्तारित करती है, यानी कि उसको एक्सटेंड करती है। देखिए, सेक्शन 6 के अंतर्गत हम तीन चीजों को पढ़ने वाले हैं: हेतु यानी कि मोटिव, और तैयारी प्रिपरेशन, और आपका जो कंडक्ट है वो प्रीवियस और सब्सिक्वेंट हो सकता है। इन तीनों की रिलीवेंसी बताई गई है सेक्शन 6 के अंतर्गत। इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। ये जो सेक्शन 6 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब कोर्ट के सामने कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है, तब कोर्ट को क्या है, परिस्थितियों से निष्कर्ष निकालना होता है और उस व्यक्ति के बारे में जिस पर आरोप है कि अपराध किया है या नहीं किया है, निर्णय करना होता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य की दशा में ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। इसके प्रोविजन क्या है, इसको पढ़ेंगे, फिर इनको अपन समझेंगे। देखिए, सेक्शन 6 जो है आपका, पहले सेक्शन 8 था, जो 1872 का अपना एविडेंस एक्ट था, और अभी जो है ये सेक्शन 6 है। इसको पहले क्या है, पैरावाइज में लिखा हुआ था, इसको सब सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। देखिए, सबसेक्शन 1 ये कहता है कि कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के हेतु, तैयारी को दर्शित या घटित करता है, तो वो सुसंगत तथ्य हैं। सबसेक्शन 2 इसका कहता है कि बाद या कार्रवाई के किसी पक्षकार या पक्षकार के अभिकर्ता का ऐसे बाद या कार्रवाई के बारे में या उसमें विवादक तथ्य, सुसंगत तथ्य के किसी तथ्य के बारे में आचरण, और ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्रवाई का विषय है, सुसंगत है यदि ऐसा आचरण किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे वह उसके पूर्व का हो या पश्चात का हो, तो वो रिलीवेंट होता है। देखिए, सबसेक्शन 1 में ये बताया गया है कि यदि विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य के हेतु और तैयारी को दर्शित करने वाले कोई तथ्य हैं, तो वो भी क्या है, रिलीवेंट होंगे। देखिए, सबसेक्शन 2 ये बात करता है कि जो वाद और कार्रवाई में यदि कोई पक्षकार है या उसका अभिकर्ता है, तो उस कार्रवाई के बारे में उनका कोई आचरण है, तो वो भी रिलीवेंट होगा। या उनके जो विवादक तत्व, सुसंगत तथ्य हैं, उनके बारे में कोई कंडक्ट है, किसका, पक्षकार का और अभिकर्ता का, तो वो भी रिलीवेंट होगा सबसेक्शन 2 के अंतर्गत। और वहीं ये बोलता है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट में क्या है, आपराधिक कार्रवाई का विषय है, यानी कि वो अभियुक्त व्यक्ति है, तो उसका भी आचरण सुसंगत माना जाएगा यदि वो विवादक तत्व को प्रभावित करता है। ठीक है। और ऐसा आचरण चाहे उसके पहले का हो या पश्चात का हो, यानी कि बाद वाला हो। तो ये दोनों चीजें अपन को समझनी है। देखिए, सेक्शन 6 के दोनों सब सेक्शन से हमें थोड़ी सी चीजें समझ में आई। देखिए, अपन इसको और क्लियरिटी से समझते हैं। देखिए, इस सेक्शन के अंतर्गत जो है तीन चीजें बताई गई हैं। तीन चीजों को अपन को समझना है। पहला, आपका हेतु यानी कि मोटिव, इसको समझना है। दूसरा अपन को समझना है क्या, तैयारी यानी कि प्रिपरेशन। तीसरा अपन को समझना है कंडक्ट यानी कि आचरण। इन तीनों टर्म्स को समझना है। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर मोटिव क्या होता है। देखिए, हेतु जो होता है, आपको किसी भी कार्य को करने की एक प्रेरणा होती है, यानी कि ये उस वजह को इंडिकेट करता है जिस वजह से आप उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो गए या मजबूर हो गए। जो मोटिव शब्द बना है इंग्लिश का, ये मोटिवेशन शब्द जो है, तो वहीं से इसका अंदाजा लिया जाता है। यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन आपको मिला है, वो आपका मोटिव कहलाता है। ठीक है। मोटिव क्या है, आपका कार्य करने की प्रेरणा, कार्य करने की प्रेरणा, ये आपका क्या है, मोटिव है। ठीक है। अपन इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, आपका कोई ड्रीम है, यानी कि आप जज बनना चाहते हैं या एक बहुत अच्छे एडवोकेट बनना चाहते हैं, इसके अलावा भी आपका कोई ड्रीम है, तो वो आप बनना चाहते हैं। आपका गोल हो गया कि मुझे ये चीज बनना है, जैसे मुझे जज बनना है, ये मेरा गोल है। जो हमने
भारतीय न्याय संहिता की इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ी थी, उसमें हमने इंटेंशन और मोटिव दोनों चीजों को डिस्कस किया था। तो इंटेंशन के बारे में हमने ये कहा था कि आशय जो होता है आपका, वो आपका क्या करता है, लक्ष्य को इंडिकेट करता है, यानी कि जो आपका एम होता है, गोल होता है, उसको इंडिकेट करता है। जैसे आपका जज बनना क्या है, एक लक्ष्य है। अब जज क्यों बनना है आपको, या अच्छा एडवोकेट क्यों बनना है आपको, जो इसके पीछे आपकी जो भी मोटिवेशन रहेगी, चाहे वो बहुत पैसा कमाना हो, अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट पाना हो, या कुछ भी हो इसके पीछे की वजह, तो वो आपका क्या कहलाएगा, मोटिव कहलाएगा। जज बनना है, ये आपका इंटेंशन है, क्यों बनना है वो आपका मोटिव है। आई होप आपको हेतु समझ आया होगा। देखिए, हमने सेक्शन 5 पढ़ा था पहले, तो उसमें एक शब्द और देखा था हमने, हेतुक, जिसको इंग्लिश में लिखा था कॉज। ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा था अभी सेक्शन 6 के अंतर्गत हेतु, यानी कि मोटिव। देखिए, इन दोनों का क्या है, एक माइनर सा डिफरेंस होता है। तो हेतुक क्या होता है, आप देखिए, अभी हमने क्या है, स्टार्टिंग में ही एक बात कही थी कि जो सेक्शन 5 है उसी को विस्तारित करती है सेक्शन 6। तो हेतुक जो होता है वो आपका क्या होता है, किसी कार्य को करने का कारण, कार्य करने का कारण। ठीक है। और जबकि जो मोटिव होता है वो कार्य करने की प्रेरणा है आपकी। ये भी क्या है, रीजन ही होता है एक तरीके से, कार्य करने की प्रेरणा, या उस वजह को बताता है। ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आपको इनसे समझ नहीं आया होगा, तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी आपके अंदर। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं पहला। तो देखिए, ए एक स्टूडेंट है, क्या है, और ये पढ़ाई नहीं करता है। क्या नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता है। और पढ़ाई नहीं करता है और फेल हो जाता है। ये जो छात्र है वो फेल हो जाता है। ठीक है। तो इस कंडीशन में, इस एग्जाम्पल में ए यदि पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई ना करना क्या है, कारण है किसका, फेल होने का, फेल हो जाता है, ये रिजल्ट है, इस कारण का रिजल्ट है। तो फिर मोटिव क्या होगा। देखिए, मोटिव की जब बात होगी तो इस कंडीशन में मोटिव क्या होगा, उसका पढ़ाई ना करने के पीछे की जो भी वजह रहेगी। उसने पढ़ाई ना करने का कारण क्या था, पढ़ाई नहीं की, फेल हो गया। फेल होने का कारण था पढ़ाई ना करना। और पढ़ाई ना करने का क्या कारण था, यानी कि कारण का भी एक कारण बता रहा है कौन, वो होता है आपका मोटिव। कारण के पीछे की वजह जो बता दे वो क्या है, मोटिव है। इसमें ये हो सकता है कि उसका भाई पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो, या अन्य चीजों में उसका मन लगता हो, तो कोई भी कार्य हो सकता है जो पढ़ाई न करने के लिए उसको प्रेरित करता होगा। ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ आया होगा पहला। दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं। ए एक व्यक्ति है जो बहुत तेज गति से चलाता है, और दुर्घटना में उसकी जो है मौत हो जाती है। मौत हो जाती है। ठीक है। ए ने क्या है, तेज गति से गाड़ी चलाई। तेज गति से गाड़ी चलाना क्या है, ये आपका हो गया कारण। क्या हो गया, कारण। और उसके कारण दुर्घटना हुई और उसकी मौत हो गई, ये क्या हो गया, उसका इफेक्ट या रिजल्ट हो गया। ठीक है। लेकिन इसमें मोटिव क्या हो सकता है, देखिए, इस दृष्टांत में मोटिव ये हो सकता है कि उसने तेज गाड़ी क्यों चलाई। इन्हें जो तेज गाड़ी चलाई तो वो क्यों चलाई, हो सकता है उसको कोई इमरजेंसी रही हो सकता है उसकी वाइफ ने उसको कॉल करके बोला हो कि जल्दी से घर आओ, या कोई अन्य कारण उसका हो सकता है। तेज गाड़ी चलाने का कारण क्या होगा, मोटिव हो जाएगा। कारण वो आपका मोटिव हो जाएगा।
तो यहां पे क्या था, पढ़ाई ना करने का कारण जो था मोटिव था, का कारण वो मोटिव था आपका। तो आई होप ये दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा कि कॉज क्या होता है और हेतु क्या होता है, दोनों का डिफरेंस हल्का सा होता है, वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। अब दूसरा आता है आपका प्रिपरेशन। अपन देखिए प्रिपरेशन को यहां समझते हैं। देखिए प्रिपरेशन क्या होती है, तैयारी क्या होती है, किसी भी कार्य को करने के लिए साधन को इकट्ठा करना, कार्य करने के लिए साधन जुटाना, जुटाना। ठीक है। तो प्रिपरेशन में जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करना चाहता है, तो उसके लिए वो हत्या गन से करना चाहता है, तो उसने गन खरीदी। जैसे इसका दृष्टांत ये दिया है, सी नंबर का दृष्टांत इसका देखेंगे। बी की हत्या के लिए क्या है, ए का ट्रायल हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या रिलीवेंट हो सकता है कि बी की जो मृत्यु हुई थी उससे पहले ए ने क्या है, बी को जो विष दिया गया था वैसा ही विष उसने खरीदा था। तो यहाँ पे उसका वैसा ही विष खरीदना क्या है, तैयारी है, यानी कि प्रिपरेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसे तथ्य भी क्या है, सेक्शन 6 के अंतर्गत रिलीवेंट माने गए हैं। किसी भी कार्य को करने के पीछे पहले आपका क्या है, इंटेंशन होता है, आपके दिमाग में एक थॉट आता है, फिर उसके बाद आप उन साधनों को इकट्ठा करते हो जिनके द्वारा आपको वो एक्ट करना होता है। फिर आप उसके लिए प्रयास करते हो करने के लिए, यानी कि करने के लिए आप कदम बढ़ाते हो, सफल हो जाता है तो वो आपका फाइनल रिजल्ट हो जाता है, और यदि वो विफल रहता है तो वो अटेम्प्ट माना जाता है। ठीक है। तो प्रिपरेशन जो है आपकी किसी कार्य को करने के लिए सोर्सेस को इकट्ठा करना आपका प्रिपरेशन है। तो प्रिपरेशन आई होप आपको क्लियर होगा। फिर तीसरा आता है आपका आचरण। देखिए आचरण आता है हमारे यहाँ पे कंडक्ट। तो कंडक्ट जो है इसमें दो प्रकार का कंडक्ट बताया गया है आपका। एक बताया गया है आपका पूर्व का आचरण, और दूसरा बताया गया है पश्चात का आचरण। यानी कि पूर्व का आचरण आपका प्रीवियस कंडक्ट, और पश्चातवर्ती कंडक्ट यानी आपका सबसीक्वेंट कंडक्ट। तो जो आचरण है, अब किसका आचरण रिलीवेंट है, किसका आचरण होगा, तो देखिए बाद के और कार्रवाई के जो पक्षकार हैं, पक्षकारों का, अभिकर्ताओं का, उनके, शॉर्ट शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना, अभियुक्त का और पीड़ित का भी आचरण रिलीवेंट होता है जबकि वो शिकायत के रूप में हो, यानी कि कंप्लेंट के रूप में किया गया है आचरण, तो वो भी रिलीवेंट होता है। सेक्शन 6 के एक्सप्लेनेशन 1 के अंतर्गत इसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए ऐसे कोई भी तथ्य हैं जो पक्षकारों के वाद और कार्रवाई के बारे में, या तो पक्षकारों और अभिकर्ताओं के आचरण को बता रहे हैं, या विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य के बारे में पक्षकारों के आचरण को बता रहे हैं, तो वो क्या है, रिलीवेंट होती हैं। या एक्यूज्ड पर्सन का कोई कंडक्ट बता रहे हैं, चाहे वो पूर्व का हो या पश्चात का हो, तो वो भी फैक्ट कैसे होंगे, रिलीवेंट माने जाएंगे। और पीड़ित व्यक्ति यदि वो शिकायत करते हुए उसका कंडक्ट जो होगा वो भी रिलेवेंट माना जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि सेक्शन 6 के अंतर्गत कंडक्ट में किन किन का कंडक्ट रिलीवेंट होता है। देखिए कंडक्ट की हम बात करें तो आचरण क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी कार्य को करने के लिए की गई कार्यों की एक श्रृंखला होती है, वो उसका क्या कहलाता है, आचरण होता है। जैसे कंडक्ट की हम बात करें, देखिए मान लीजिए कि कोई घटना हुई और उस घटना के बाद एक्यूज्ड पर्सन था वो वहां से फरार हो गया, तो उसका वहां से फरार हो जाना वो क्या है, उसका कंडक्ट दर्शा रहा है। देखिए इसके दृष्टांत अपन ऐप को समझते हैं, तो इससे थोड़ा सा कंडक्ट आपका क्लियर होगा। ये कहता है कि कोर्ट के सामने प्रश्न ये है कि क्या ए ने बी को लूटा है। तो इस कंडीशन में सी ने जो कहा है, ए की उपस्थिति में सी ने ये कहा था कि बी को लूटने वाले आदमी को खोजने के लिए पुलिस आ रही है। और ये सुनकर जो था वो तुरंत पश्चात जो था ए भाग गया था। तो यहाँ पे उसका भाग जाना क्या है, रिलीवेंट है। खोजने वाले आदमी को पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है, ये भी रिलीवेंट होंगे। कहाँ पे होंगे,
अपन स्पष्टीकरण 1 और 2 को जब समझेंगे तब हम इस पर एक और बार आएंगे, है ना। तो आई होप आपको कंडक्ट क्लियर हुआ होगा। स्पष्टीकरण ये कहता है कि इस धारा में आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते हैं। कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट, है ना। तो वे कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले ना हों, किंतु इस अधिनियम के किसी अन्य धारा के अधीन उन कथनों की सुसंगति पर इस स्पष्टीकरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए, पहली कंडीशन स्पष्टीकरण ये कहता है कि हमने जो अभी 4 व्यक्तियों का वाद और कार्रवाई के बारे में या विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य के बारे में जिन व्यक्तियों का आचरण हमने रिलीवेंट बताया सबसेक्शन 2 में, उसके अंतर्गत आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते हैं। पहला रूल क्या बता रहा है कि आचरण में कथन शामिल नहीं है, शामिल नहीं। ठीक है, तो ये रूल क्या बता रहा है, स्पष्टीकरण ये कह रहा है कि आचरण शब्द में आप कथनों को शामिल नहीं करेंगे। लेकिन आगे ये 2 कंडीशन बोलता है जिसमें कथन जो है आचरण में शामिल हो जाते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि कथन प्लस इसका अपवाद क्या हो जाएगा, अपवाद क्या आ जाएगा इसका, कि पहली कंडीशन कथन के साथ में कथन आचरण को स्पष्ट करते हो, आचरण को स्पष्ट करते हो। दूसरी कंडीशन क्या होगी जिसमें आचरण के साथ में कथन भी रिलीवेंट होगा, जब क्या है इस धारा से अन्यथा, इस धारा के अलावा अन्य किसी सेक्शन में, अन्य किसी प्रावधान में कथन सुसंगत हो। तो ये 2 कंडीशन है जिसमें आचरण में कथन शामिल होते हैं। अब इन्हें हम जो है दृष्टांत से समझते हैं, जो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे कि ये दोनों बातें क्या कहती है। ठीक है, इसका जो दृष्टांत है हमारा जे नंबर का दृष्टांत अपन देखेंगे। देखिए, इस दृष्टांत में ये बताया गया कि ए के साथ रेप किया गया था और रेप के तुरंत बाद उसने क्या है अपराध के बारे में ये परिवाद किया, यानी कि उसने रोते हुए बताया अपनी माँ को कि उसके साथ में ऐसा ऐसा काम हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें क्या है रिलीवेंट मानी गई हैं सेक्शन 6 के स्पष्टीकरण 1 के अंतर्गत। रोते हुए क्या है अपनी माँ से या जो भी परिवार का सदस्य है उससे कहना अपराध के बारे में रोते हुए, तो वो क्या है उसका रोना प्लस उसके स्टेटमेंट, ये दोनों क्या बता रहे हैं मिलके, उसके कंडक्ट को बता रहे हैं। तो कंडक्ट में कथन भी शामिल माने जाते हैं जब उसके आचरण को स्पष्ट करते हैं, सुसंगत माने जाएंगे। एक और एग्जांपल अपन लेते हैं। ए एक व्यक्ति है, ये रोड पर भागते हुए चिल्लाते हुए कहते हुए जा रहा है कि मुझे बचाओ वरना मुझे सी और डी मार डालेंगे, और सी और डी जो है पीछे भागते हुए आ भी रहे हैं, और ए का ये कहना और भागना ये दर्शा रहा है इसका, उसके जो कथन है चिल्लाने वाले जो कथन है उसके उसके आचरण को स्पष्ट कर रहे हैं कि उसकी जान को खतरा है, सी और डी उसको मारने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर ए के द्वारा चिल्लाते हुए कहे गए कथन भी रिलीवेंट हो जाएंगे स्पष्टीकरण वन में, लेकिन वो केवल नॉर्मल ये यहां आके खड़ा हो जाता। मान लो कि इसी कंडीशन में ए बिना भागे रुक के बी से कहता कि यार मुझे बचा ले, हंसते हुए कहता या मतलब नॉर्मल कहता कि यार मुझे बचा ले सी और डी मार डालेंगे, तो यहाँ पे इसका नॉर्मल क्या है इसके स्टेटमेंट है, तो केवल स्टेटमेंट जो है आचरण के अंतर्गत शामिल नहीं माने जाएंगे। इस कंडीशन में इसका जो स्टेटमेंट है वो आचरण के अंतर्गत सुसंगत नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन आपको क्लियर हो गई होगी जो अभी हमने ये समझी थी, तो ये वाली कंडीशन आपकी क्लियर हो गई। अब इसको दूसरी वाली कंडीशन को समझते हैं। देखिए, दूसरी वाली कंडीशन का भी ये एग्जाम्पल अभी हमने देखा था रेप वाला, जिसमें एक लड़की का रेप हुआ था और उसमें वो रोते हुए अपनी माताजी को कह रही थी कि मेरे साथ रेप हुआ है, लेकिन शिकायत के बिना ही उसने ये कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया है, नॉर्मल उसने कहा। तो आचरण के रूप में सुसंगत नहीं होंगे वो, लेकिन यहाँ पे सेक्शन 26 का क्लॉज ए, उसके अंतर्गत क्या है डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में उसके स्टेटमेंट रिलीवेंट होंगे, या फिर क्या है सेक्शन 160, ये अब 157 का क्या हो गया है 160 हो गया है, तो उसके अंतर्गत संपोषक साक्ष्य के रूप में क्या है रिलीवेंट हो जाएंगे उसके।
देखिए, यदि उसने शिकायत करते हुए कहा, रोते हुए उसने कहा कि मेरे साथ ये चीज घटना हुई, उस फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ में ये चीज की, तो वो तो रिलीवेंट हो रहा है आपका डायरेक्टली क्या है, सेक्शन 6 के अंतर्गत, क्योंकि उसके जो कथन है वो उसके आचरण को स्पष्ट कर रहे हैं, इसलिए वो सेक्शन 6 के रूप में रिलीवेंट हो गया परिवाद के साथ। दूसरी चीज, यदि उसके क्या है, रोते हुए नहीं कहा, नॉर्मल उसने कहा कि मेरे साथ ये चीजें कही, बिना शिकायत के उसने कहा है, तो वो रिलीवेंट नहीं होगा आचरण के रूप में। फिर वो कहां पर रिलीवेंट होगा, डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में 26 के क्लॉज ए के अंतर्गत हो जाएगा, या फिर सेक्शन 160 के अंतर्गत रिलीवेंट होगा। आई होप आप क्लियरिटी आई होगी, ये जो स्पष्टीकरण अभी हमने पढ़ा था तो ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंप्लेंट जो है आपकी शिकायत जो है इसी धारा के अंतर्गत रिलीवेंट होती है, और पीड़ित का जो हमने अभी आचरण देखा था ना, पीड़ित व्यक्ति का भी आचरण रिलीवेंट होता है। पीड़ित व्यक्ति का आचरण इसी स्पष्टीकरण से होता है जब वो शिकायत के रूप में करता है। ठीक है, सॉरी, घटना के बाद एफआईआर जाके दर्ज कराना भी क्या है, वो आपके उस व्यक्ति के आचरण को दर्शाता है, तो एफआईआर सेक्शन 6 के अंतर्गत रिलीवेंट होती है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो कंप्लेंट है वो स्पष्टीकरण बन मत होती है, तो ये कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब बात करता है स्पष्टीकरण 2। देखो, जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है, तब उससे या उसकी उपस्थिति और सरबड़ गोचरता में किया गया कोई भी कथन जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है सुसंगत है। देखिए, स्पष्टीकरण 2 ऐसे व्यक्ति के आचरण को रिलीवेंट बताता है, ऐसे कथनों को रिलीवेंट बताता है जिससे किसी व्यक्ति का आचरण प्रभावित हुआ हो। अभी हमने स्पष्टीकरण 1 में देखा कि आचरण के अंतर्गत कथन नहीं आते, लेकिन कथन कब शामिल हो जाते हैं, दो कंडीशन हमने देखी। दूसरा स्पष्टीकरण इसका ये कहता है कि आचरण के अंतर्गत वो कथन रिलीवेंट होते हैं जिनसे किसी व्यक्ति का आचरण क्या है, प्रभावित हुआ हो। ये बात करता है, देखो, आचरण को प्रभावित करने वाले कथन, आचरण को प्रभावित करने वाले कथन करने वाले कथन क्या है, सुसंगत होते हैं यहाँ पे। स्पष्टीकरण 2 में आचरण को स्पष्ट करने वाले कथन सुसंगत है। ठीक है, जबकि वो आचरण सुसंगत होगा तभी। ठीक है, जैसे कि जो एग्जाम्पल अभी हमने पीछे देखा था, देखिए, जी दृष्टांत ये कहता है कि ए को क्या है, बी से 10,000 रुपए धन उधार मांग रहा है। क्या मांग रहा है, ये उधार मांग रहा है। कितना रुपए, 10,000 रुपए, ये उधार मांगता है, ए मांगता है बी से। तब सी जो है ए की उपस्थिति में बी से ये कहता है कि मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम ए पर भरोसा मत करो कि वह तुम्हारे पैसे वापस लौटाएगा, क्योंकि इसने डी से भी 10,000 रुपए ले रखे हैं उसने, और उसके अभी तक पैसे वापस नहीं किए हैं। और ए जो है यहाँ पर बिना उत्तर के चला जाता है। देखिए, ये आचरण रिलीवेंट होगा उसका वहां से चले जाना, तो ये कथन भी रिलीवेंट होंगे जो सी ने कहे थे बी से। कौन से, कि इसको धन उधार मत देना, जो डी, क्योंकि इसने डी से भी पैसे ले रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो रिलीवेंट होंगे जब इसका ये आचरण रिलीवेंट है। कौन सा, इसके कथन करने के बाद यहां से तुरंत चला जाना, तो ये इसके आचरण को दर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए, स्पष्टीकरण वन केवल कथनों की बात करता है। यहां पर जब कंडक्ट आपका रिलीवेंट होता है तो वो उन कथनों को रिलीवेंट बताया गया जिनके कारण आपने वो आचरण किया था। ठीक है, तो स्पष्टीकरण 1 और 2 आपको क्लियर होगा। एक चीज और इसमें रह गई है अपनी, देखिए, यहाँ पे हमने पूर्व और पश्चातवर्ती आचरण को थोड़ा सा समझाया नहीं था। देखिए, पूर्व का आपका आचरण कौन सा होता है, देखिए, पूर्व के आचरण में जैसे आपको किसी कार्य को करने का आपका इंटेंशन है, आपका मोटिव है, किसी कार्य को करने के लिए धमकी देना है, तो ये सब आपका क्या है, पूर्व का आचरण है। पश्चात का आचरण जैसे कि व्यक्ति का मौन रहना किसी अपराध के बारे में, या वहां से चले जाना, फरार हो जाना, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना, ये सब क्या है, आपका सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। तो इतनी सारी चीजें जो हैं आपको सेक्शन 6 के अंतर्गत पढ़ना है। कोई भी चीज आपको इस सेक्शन 6 से आपको नहीं समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए, सेक्शन 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। और आज की क्लास में हम सेक्शन 6 को ही पढ़ते हैं, अगली क्लास में जो है हम 7 और 8 को कवर करेंगे।